एक किताब है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुला समाज और उसके दुश्मन। इसमें लिखा है द क्वेश्चन इज नॉट हु शुड रूल बट हाउ वी कैन कंट्रोल रूलर्स। कार्ल पॉपर की किताब है जो कि 20th सेंचुरी के राइटर थे। समस्या यह नहीं है कि कौन सत्ता में है, बल्कि यह है कि सत्ता को काबू में कैसे रखा जाए। उनका मतलब था अकाउंटेबिलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, जिम्मेदारी से, जवाबदेही से। लेकिन आज जरा देखिए कि कैसे सत्ता को कंट्रोल किया जा रहा है। आज सत्ता कंट्रोल होती है प्रोपेगेंडा से, नरेटिव पॉलिटिक्स से और प्रोपेगेंडा डेमोक्रेसी से। जहां नीतियों पर बहस नहीं हो, आंकड़ों पर जोर हो, आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं की अपील हो, जवाबदेही की जगह पीड़ित बनकर नैतिक दबाव बनाया जाए, वहां पर सरकारें जनभावनाओं से निर्णय लेने लगती हैं, फिर उनका प्रभाव चाहे जो हो। कहा जा रहा है कि देश के महत्वपूर्ण संसाधनों पर सवर्णों का कब्जा है, मतलब उसमें भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों का कब्जा है। अब जरा सोचिए कि कब्जा शब्द ही कितना असंवैधानिक है, इल्लीगल है। कब्जा क्या होता है? कब्जा का मतलब होता है कि आपने अपना घर बनाया, कोई चीज बनाई और उस पर गैर कानूनी तरीके से काबिज हो जाए कोई दूसरा आकर। गैर कानूनी या अनैतिक तरीके से बिना वैध प्रक्रिया को अपनाए आपको किसी सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति देश के कानून के तहत, संविधान के तहत, तय प्रक्रियाओं के तहत कोई नौकरी पा रहा है, बिजनेस खड़ा कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है, तो फिर वह कब्जा कैसे है? संविधान और कानून अगर किसी चीज को देने की इजाजत दे रहा है, हासिल करने की इजाजत दे रहा है और तब वह कब्जा लग रहा है आपको, तो फिर आप उस संविधान पर सवाल उठाइए, संविधान निर्माताओं पर सवाल उठाइए। और यह तो चल ही नहीं सकता कि आप जो लड्डू खाएं वह आपका अधिकार है और जो दूसरा जो लड्डू खाए वह क्या है? वह कब्जा है। इस समय जो सवर्ण समुदाय की उपलब्धियों पर कब्जा और शोषण का स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जरा बताइए कि मेहनत से अगर कोई व्यक्ति कहीं चयनित हो जा रहा है तो वह कब्जाधारी कैसे कहा जाएगा? यह एक तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को ही अनैतिक ठहराना हुआ। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से चयनित हुआ है तो वह प्रणालीगत भ्रष्टाचार कहा जाएगा, ना कि जातिगत कब्जा। और प्रणालीगत भ्रष्टाचार से तो कम या ज्यादा सभी लाभान्वित हैं, कम या ज्यादा सभी उसमें लिप्त हैं। जब शब्दों के जरिए एक तय कहानी को समाज पर लाद दिया जाता है तो असहमति को अनसंवेदनशील कहा जाने लगता है, इंटॉलरेंस कहा जाने लगता है और भाषाई मर्यादा का उल्लंघन शुरू हो जाता है। और जब भाषा गलत होती है तो सोच भी गलत दिशा में जाने लगती है। फिर बहस नीति पर नहीं, पहचान और आरोपों पर होती है। भाषा आरोप बन जाए तो नीति पर नहीं बल्कि पहचान पर बहस होती है। विचारधारा तर्क पर भारी पड़ने लगती है। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह सवर्णों की नौकरी, उनके संसाधनों को आप कब्जा करार दे रहे हैं, उसी तरह से वो लोग आपके आरक्षण को खैरात कह रहे हैं। तो जो खैरात कहने वाले हैं, मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगा कि खैरात कहकर संवैधानिक प्रावधानों को, लीगल प्रोविजंस को, संवैधानिक प्रक्रियाओं को, संवैधानिक अधिकारों को आप खैरात कहकर समाज के एक बड़े तबके को अपमानित करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आरक्षण दया पर नहीं है, ऐतिहासिक वंचना, सामाजिक बहिष्कार के प्रमाण पर आधारित है, जो कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई रही है। हमारे समाज में जातिवाद था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और अभी भी कुछ हद तक है। आरक्षण को हर जगह तार्किक बताना, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आरक्षण को खैरात कहना यह बिल्कुल भी अतार्किक है, क्योंकि आरक्षण अनुकंपा नहीं है, सामाजिक न्याय की रणनीति है। इसका उद्देश्य कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि वंचित समूह की प्रतिनिधित्व कमी को सुधारना होता है। तो इसलिए इसे भीख कहना, दान कहना संवैधानिक अज्ञानता है। हाँ, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। समान अवसर, संविधान ने समान अवसर को मौलिक अधिकार बनाया है, ना कि आरक्षण को। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है और इसीलिए 15(4) आर्टिकल 15(4), 16(4) राज्य को ऐसे प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ पर नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार उसे आरक्षण दे, ना ही वह यह दावा कर सकता है कि मौलिक अधिकारों की तरह सरकार को उसे आरक्षण देना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि आरक्षण इनेबलिंग प्रोविजन है, ना कि फंडामेंटल राइट।